जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो है मैं मूल विधि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम मूल विधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारा मूल विधि का चैप्टर नंबर 1 है और ऐसे ही करके हम कम से कम 10 से 15 चैप्टर इसके कंप्लीट करेंगे, जो मूल विधि में हर एग्जाम में जो यूपी पुलिस और यूपी एसआई का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। यूपी एसआई के भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें भी इस यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में और देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, उनकी व्याख्या जिसमें इंपॉर्टेंट होगी वही करेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सीआरपीसी की धारा डैश के तहत मजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। तो सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत पूछ रहा है? सीआरपीसी की धारा का नाम है 200। धारा 200 के अंतर्गत या 200 के तहत मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। बी ऑप्शन हो जाएगा अपराध, सीआरपीसी की धारा 200 के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका यूपीएसआई 21/11/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। धारा 190 की बात करेंगे तो धारा 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं और धारा 170 के अंतर्गत जब मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले तब मजिस्ट्रेट को मामला भेजना, यह इसके अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। मतलब किस धारा के तहत, किस धारा, सीआरपीसी की किस धारा के तहत, जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है? याद रखेंगे, सीआरपीसी की धारा 100, जो धारा 100 है, धारा 100 के अंतर्गत, ये धारा 100 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी की शक्ति होती है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा डैश के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। आदेश, ये अभी आपके देखिए सभी क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार एसआई में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार एसआई या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दंड प्रक्रिया की जो संहिता 1973 है, इसकी धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का जो अधिकार है किस धारा के अंतर्गत है, ये बताना है। तो इसमें सेक्शन 133 धारा 133 में इसका अधिकार प्राप्त है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा 133 के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखेंगे, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा डैश के तहत आता है। ये किसके तहत आता है? 378, 268, 368 या 278। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के तहत आता है। 268 के तहत आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो क्लास है, इस क्लास में आपको बहुत सारा रिवीजन मिलेगा जो आप देखेंगे और यही रिवीजन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से डैश व्यक्तियों द्वारा की जाती है। डकैती, जब लूट को संयुक्त रूप से 5 व्यक्तियों के द्वारा, कितने, 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उसे हम डकैती कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती के अपराध को परिभाषित किया गया। जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं तब डकैती करते हैं, यह कहा जा सकता है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6,
सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को डैश दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। मतलब अगर कोई समान परिस्थितियां हैं और इसमें निरुद्ध किए गए जो व्यक्ति है उसको कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। उसे 5 दिनों के अंतर्गत 5 दिनों में सूचित जरूर किया जाना चाहिए। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। द पावर टू डायरेक्ट दंड संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग डैश द्वारा किया जा सकता है। दंड संहिता की जो धारा 156 है 156(3) की बात की गई है। 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का जो उपयोग है ये किसके द्वारा किया जा सकता है ये बताना है। एक मजिस्ट्रेट, सर्वोच्च न्यायालय, एक सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय। इसमें आपको बताना है किसके द्वारा किया जा सकता है। ये एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक मजिस्ट्रेट। ये आप याद रखेंगे, एक मजिस्ट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, देख लेते हैं। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है उसका डैश है। उसका क्या मतलब उसका क्या दायित्व है ये बताना है। वित्तीय दायित्व, आपराधिक दायित्व, नागरिक दायित्व या कोई दायित्व नहीं। अगर कोई भी पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा मामले में सद्भावपूर्ण या सद्भावपूर्वक सूचना देता है तो उसका ये क्या हो जाएगा, ये उसका कोई दायित्व के अंतर्गत नहीं होगा। देखिए आप देख सकते हैं, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावना पूर्वक सूचना देता है या उसके उत्तरदायित्व में अधीन नहीं है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498(a) के तहत घरेलू हिंसा को आपराधिक अपराध कहा जाता है। पति या पत्नी के रिश्तेदार द्वारा महिलाओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। ये जो है ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को डैश कहा जाता है। जानबूझकर अगर कोई अपराध किया जा रहा है और जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है ये बताना है। जानबूझकर दुर्व्यपदेशन, दूसरी डिग्री का अपराध, तीसरी डिग्री का अपराध या दुष्प्रेरण, इसे कहते हैं दुष्प्रेरण। ये भी आपका यूपीएसआई 21 नंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कोई भी डैश से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यपहरण करने वाला कहा जा सकता है। तो जो कोई भी मतलब कितने वर्ष से कम आयु के पुरुष को बहकाता है तो उसे व्यपहरण कहा जाएगा। 16 वर्ष से कम, ये ऑप्शन हो जाएगा 16 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी जो आपराधिक पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के किस सिद्धांत का एक प्रकार है। क्षतिपूर्ति, निवारक या प्रतिकारात्मक। इसमें याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन जो आप बोलते हैं ना, कंपनसेटरी या क्षतिपूर्ति, ये क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आता है। यह दंड के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है जो आईपीसी के तहत डकैती की सजा डैश है। 10 सालों तक के लिए साधारण कारावास, 14 सालों तक के लिए साधारण कारावास। इसमें बता रहा है कि यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मतलब अर्थात रात में की जाती है, तो सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है जो आईपीसी के तहत डकैती की सजा डैश है, मतलब कितने सालों के लिए उसमें सजा है ये बताना है। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास या 10 सालों तक के लिए कठोर कारावास। तो याद रखेंगे इसमें 14 साल के लिए कठोर कारावास दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अनुसार जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि लूट राजमार्ग, देखिए यहाँ पे प्रावधान है अलग अलग तरीके से। अगर कोई देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 392 का उल्लंघन करता है तो उसके अनुसार
कोई भी अगर लूट करेगा, मतलब लूट की बात की गई है, तो उसे कठिन कारावास 10 साल तक का होगा। लेकिन अगर यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। याद रखेंगे, ये राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे होते हैं उनकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा डैश के तहत जारी किए जा सकते हैं। तो पत्नियों, बच्चों और माता पिता के जो भरण पोषण है, इसके तहत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ये जारी किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीआरपीसी की धारा 145, जो सीआरपीसी की धारा 145 है, इसके तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसे दंडाधिकारी बोलते हैं, पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। यहाँ पे देख सकते हैं, और भी आगे पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट सही हो जाए। यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, ये तो गलत है। यदि विवाद पारस्परिक अधिकारों से संबंधित है, ये भी गलत है। इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि विवाद के कारण शांति भंग होती है तो पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संबंध में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी में ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की डैश के तहत की गई है। तो लोक सेवक जो शब्द है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की तहत की गई है। तो ये कब की गई है? धारा सेक्शन 21 या धारा 21 के तहत की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आईपीसी के अनुसार एक ठग को डैश का दंड दिया जाएगा। तो अगर कोई ठग है तो किस प्रकार का दंड दिया जाएगा? जुर्माने, 3 महीने तक की कैद, आजीवन कारावास और जुर्माना 6 महीने तक की कैद। याद रखेंगे, इसमें जो है अगर कोई एक ठग है और उसको दंड दिया जा सकता है तो आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाएगा, या तो फिर आपको जो है 6 महीने तक की कैद दी जा सकती है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 310 के तहत जो कोई अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्तः संयुक्त रहता है या सहयुक्त रहता है, वह ठग है। ठग किसे कहेंगे? ठग की भी यहाँ पे परिभाषा किया गया है। धारा 311 के अनुसार जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? इसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है। सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, नपुंसकीकरण, गर्भपात कारित करना, एक अस्थि की संधि छूती। याद रखेंगे, इसमें एक गंभीर चोट शामिल नहीं है, तो गर्भपात कारित करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है, उसे आईपीसी के अनुसार डैश के साथ दंडित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य कर रहा है और उससे कष्ट का कारण बनता है दूसरे लोगों को, तो ये आईपीसी की धारा डैश के अनुसार कितने महीने की कैद की जाएगी, सजा दी जाएगी? तो इसको जो है याद रखिएगा, इसको 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है, उसे आईपीसी की धारा 294 के अनुसार 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों एक साथ दंडित किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत, जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? राजद्रोह को किस में परिभाषित किया गया?
धारा 124 ए में, धारा 124 ए में परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धारा 124 ए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है सीआरपीसी की धारा डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। तो किसके तहत? सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एक थाने के कोई प्रभारी है जिस प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखें तथा एफआईआर तैयार करें। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? अनुमोदन, संज्ञान, बेईमानी या कलह। तो उसे जो है किस इरादे से, मतलब क्या है उसका क्या इरादा हो सकता है? तो उसे बेईमानी भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। अभी सही होता है एकदम, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यह बेईमानी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? आईपीसी की धारा 53 है, ये किस विषय से संबंधित है? आपराधिक साजिश, बहकाव, सामान्य अपवाद, सामान्य अपवाद या दंड। तो याद रखेंगे यह जो है आपका दंड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 दंड विषय के से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर प्रश्न है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से इन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है, ये बताना है। ये जो है किस इनमें से कौन इन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। इसमें बताने कौन कौन से, याद रखिए इसमें सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका तीनों देशों की दंड संहिता इसी प्रारूप पर आधारित है। ये आपसे करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? ए, एक छड़ी से जड़ को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल तक का कारावास होगा। फिर जब ए जड़ को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जड़ को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। याद रखिएगा इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहा है केवल 2। यहाँ पे इसमें जो है देखिए पहले में तो इसमें दोनों को मार रहा है तो इसलिए इस अगर सजा की बात होगी तो सिर्फ 2 के अनुसार। देखिए यहाँ पे वायु को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है तो केवल 2, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। आप इसका सही डिस्क्रिप्शन देख लीजिए एक बार। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 का शीर्षक है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए एक दंड की अवधि। भारतीय दंड की धारा 71 के दृष्टांत खा के अनुसार कथन 2 सही है जबकि कथन 1 धारा 71 के दृष्टांत खा के अनुसार गलत है। यदि तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 इस विषय से संबंधित है? आपराधिक न्यास भंग, शरारत, जबरन वसूली या छल। याद रखेंगे आपराधिक न्यास भंग इससे संबंधित है। 405 से 409 ये आपराधिक न्यास भंग विषय से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? ये बताना है। ये 415 से 420 का जो संबंध है ये किससे है? धोखाधड़ी से है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह जो है धोखाधड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27,
भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा के बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया। यहाँ पे भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है? ए जो है बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा के बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ये तो ए ने अपराध किया नहीं, ये गलत हो जाएगा। पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। सही है, क्योंकि पी को पता ही नहीं। वो जैसे आप होता है ना कि आप नशे में अगर आपसे ये ऐसा कोई भी कृत्य हो जाता है तो ये अपराध नहीं होगा। ये जो है एक और दो दोनों ही नहीं है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 28। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? धारा 57, धारा 63, धारा 51 या धारा 47? ये धारा 57 के लिए इसमें कहा गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 29। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड करने के लिए पर्याप्त है। फिर आपका भारतीय दंड संहिता की एक धारा कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ए और भी दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड करने के लिए पर्याप्त है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 भी यही कहती है कि आत्महत्या की कोशिश भी एक अपराध है। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, अनुसूचित निरोध और अनुसूचित बंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हत्या का प्रयास। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का जो संबंध है ये हत्या का प्रयास करने से है। ठीक है, बी ऑप्शन इस पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा और इसका सही से देख लीजिएगा, सही से इसका आंसर दीजिएगा। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। ए एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। कौन? बच्चा बी। ए ने कोई अपराध नहीं किया, ये गलत किया है उसने अपराध। क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों में यह क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। अब इसमें बताना है कि क्या पी ने कोई अपराध नहीं किया, तो केवल एक सही है कि एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। इसमें बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कैसी लगी आज की क्लास ये भी जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों सभी लोग हमारी क्लासेस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने सभी मित्रों को भी जोड़ने के प्रयास कीजिए और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो भी अभी 20 दिन 25 दिन हमारे पास यूपी पुलिस के लिए बचे हैं तो हम जितना हो सकेगा कंटिन्यू रिवीजन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।